नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दंगल। आज का दंगल महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में अंदर खाने चल रहे खेल पर है। एक खेल ये कि चुनाव आते ही एक बार फिर आरक्षण का दांव आजमाया जाने लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान का विरोध किया है और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ही आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो एक खेल ये शुरू हुआ है। दूसरा ये है कि एक तरफ नामांकन वाले हफ्ते में नेता इस पार्टी से भागकर उस पार्टी से टिकट ले रहे हैं। तीसरा खेल दो बड़े गठबंधनों के अंदर खाने चल रहा है। महायुति में तो 10 सीटों की उलझन पर मंथन चल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में महामंथन खत्म नहीं होता। इस वक्त भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने वाली है। हालांकि इससे पहले जब महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला बताया था तो 85 सीटों पर सहमति की बात कही थी। इसके बाद की बची 33 सीटों का क्या होगा, ये गणित सुलझाना अभी बाकी है, क्योंकि इसी गणित में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले भी उलझे और शायद उनके साथी दल भी। लेकिन इस बीच महायुति के अंदर अजीत पवार ने नया खेल कर दिया है। एक तो बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से उतार दिया और अब एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। तो महाराष्ट्र में फिलहाल कहां और कैसा कैसा खेल चालू है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में दोनों पक्षों के मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई की चुनावी सियासत में 3 खबरें चर्चा में हैं। एक तो लाव लश्कर के साथ नामांकन चल रहा है, आज डिप्टी सीएम का हुआ है। दूसरे, गठबंधनों के अंदर की गांठ सुलझाने की कवायद चल रही है। तीसरे, चुनावी मैदान में मात देने के लिए शतरंजी बिसात बैठाई जा रही है। और सियासी बिसात में भी एक दांव मुद्दों का है, एक दांव महारथियों की तैनाती का। चुनावी सीजन में आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के 7 समंदर पार वाले बयान के बहाने जुबानी जंग छिड़ी है, तो दूसरी ओर महायुति बनाम अघाड़ी के बीच एक सीट पर चुनिंदा उम्मीदवार उतारने के दांव चले जा रहे हैं। जंग एक बयान पर है। बीजेपी ने अपनी सियासी आर्काइव से राहुल गांधी का अमेरिका वाला वो बयान निकाला है जिसमें उन्होंने समाज में बराबरी आने पर आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब राहुल गांधी के बयानों का बचाव किया तो बीजेपी को मौका मिल गया। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और ये लोग आरक्षण की बात हमसे करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में आखिरी 4 दिन बचे हैं, लेकिन सीटें अभी बाकी हैं। महायुति वालों ने दिल्ली में 3 घंटे के मंथन के बाद कहा कि 10 सीटों पर बात बच गई है। अघाड़ी वाले मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें कर चुके, मगर गणित ऐसा गड़बड़ उलझा है कि ना नंबर ठीक बैठ रहा है, ना नजरिया। 85, 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। त्यांचं अजून गणित ठरायचं आहे। 85 म्हणजे 270 होतात असं जे काही गणित त्यांनी मांडलेलं आहे ते समजण्याचा प्रयत्न सुपर कम्प्युटर आणि गणितज्ञ करतात। यूं तो हर चुनाव में टिकट की हसरत रखने वाले नेता पार्टी की बाउंड्री वॉल फांदने में गुरेज नहीं करते, मगर इस चुनाव में दल बदल में बड़ा झटका कांग्रेस को मिला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ झटक अजीत पवार की घड़ी पहन ली और बांद्रा ईस्ट से टिकट पा गए। उधर अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दे दिया और अब खबर है कि एकनाथ शिंदे राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के मुकाबले में वर्ली से उतार रहे हैं। जिस प्रकार से 5 बार
जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। नागपुर से योगेश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। दंगल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय। चरण सिंह सापरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार। हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन चरण सिंह सापरा जी, पूरे चुनाव में मुद्दे जो आपकी तरफ से उठे, उससे पहले हम एक बड़ी खबर इस समय बता देते हैं अपने दर्शकों को कि शरद पवार से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे हैं। तो ये जो सीटों का जो बंटवारा होना है, सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, ये सारी चीजों, इस सब पर चर्चा चल रही है। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, बाकी मुद्दे एक तरफ, हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में संविधान, आरक्षण, ये सब मुद्दा बन गया। अब इस बार क्या पासा पलट रहा है? राहुल गांधी का बयान और उसके बाद नाना पटोले ने जो समर्थन कर दिया है उस बयान का, क्या कांग्रेस का रुख क्या है आरक्षण को लेकर? ये देखिए, निश्चित रूप से सारी दुनिया जानती है और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये कहीं न कहीं सीधे या घुमा फिर के ये आरक्षण के विरोधी है। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी, ये महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित हो चुका है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हमने देखी है और जो राज्यों में भी हमने देखी है, एक एक करके जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, वो नवरत्न कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। और जब जब नवरत्न कंपनियों का जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता है, वहां वहां आरक्षण उस नवरत्न कंपनी में समाप्त होता है। इस नवरत्न कंपनी को क्यों लाया गया था या पब्लिक सेक्टर को क्यों लाया गया था? इसीलिए लाया गया था कि बड़ी कंपनियों में भी आरक्षण रहे और जो साधारण जाति के लोग हैं उन्हें भी नौकरियां वहां पर मिले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके ये आरक्षण विरोधी काम किया है, ये सारी दुनिया जानती है। और महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल में गुजरात भेज दिए गए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो टाटा एयरबस मुद्दा दूसरा उठा रहे हैं आप चरण सिंह सापरा जी। मैं जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा कि जब एक बार वो हासिल हो जाए मकसद जिसके लिए आरक्षण है, उसके बाद उसे खत्म करना चाहिए, नाना पटोले ने समर्थन कर दिया। अब नवरत्नों को क्यों स्थापित किया गया, उसका अत्यधिक सरलीकरण हो जा रहा है इस तरह की बातों से। पर इन चीजों को लेकर, क्योंकि बीजेपी आपको जमकर घेर रही है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं समझ पाएंगे तो वो आपका विषय है कि महाराष्ट्र की जनता धरातल पर ये जानती है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये शुरू से आरक्षण के विरोध में रहे हैं और कहीं न कहीं ये आरक्षण पर हमला किसी न किसी तरीके से करते रहे हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहे जो भारतीय जनता पार्टी जितना ही प्रचार प्रसार करना चाहे, महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मात्र इस एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, अनेक मुद्दे हैं। ये खोखे सरकार है, महाभ्रष्टाचारी सरकार है, मंत्रालय को घोटालेबाजों का केंद्र बना दिया है। जिस तरह से यहाँ पर कमीशन खोरी चल रही है, खुलेआम 40% कमीशन खोरी महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, ये सारी दुनिया जानती है। ठेकेदारों को फिर भी पैसे नहीं मिल रहे, ठेकेदारों ने 40,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र का बुरा हाल इन्होंने किया है, पिछले ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 15 दिन 20 दिन पहले 1275 निर्णय इन्होंने किए हैं। तो रेवड़ियां बांटने का काम या चुनावी लॉलीपॉप बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता भली भांति जानती है कि ये चुनावी रेवड़ियां और लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं। तो कहीं से भी इनकी रेवड़ियां या लॉलीपॉप जो है वो स्वीकृत होने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी जो है वो इकट्ठा चुनाव लड़के और निश्चित रूप से हम इस महायुति को पछाड़ेंगे, इसकी पोल खोलेंगे।
बीजेपी भी बोलती रही थी कि पूरे चुनावों में संविधान मुद्दा नहीं है, लेकिन आखिरकार चुनाव समाप्त होते होते मुद्दा यही हो गया था कि कौन जनता को समझा पाया। मुझे समझने की बात नहीं है, जनता के समझने की बात है, और कौन सी पार्टी जनता को क्या समझा पाती है वो बात भी बड़ी हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम शुक्ला जी बताएं, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी केवल और केवल बीजेपी है और ऐसे मुद्दों को उठा के कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जनता को यही समझा रहे हैं कि आरक्षण का विरोध सिर्फ बीजेपी की तरफ से होता है और उन्होंने कई उदाहरण देकर इसे साबित किया है। आप बताएं अपनी बात। श्वेता जी, 1963 में सारे मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के विरोध में पत्र लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भाजपा के नेता थे। वाह चरण सिंह सप्रा जी, आपका तो जानकारी ही गजब की है। मंडल आयोग की सिफारिशों को वर्षों दबाकर रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी भाजपा की नेता थी। राजीव गांधी जो संसद में खड़े होकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने पर उसका विरोध कर रहे थे, वो भाजपा के नेता हैं। और अमेरिका की धरती पर आरक्षण खत्म करने की बात करने वाले राहुल गांधी, ये भाजपा के नेता हैं। और नाना पटोले आज जिन्होंने बयान दिया कि हम राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान से सहमत हैं, वो भी भाजपा में आ गए हैं। गजब की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार अफवाहें फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने वाली कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया। लेकिन इस देश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जिसने अनुसूचित जातियों जनजातियों का सशक्तिकरण किया, जिसने पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके कारण आज जो लोग पिछड़ों का आरक्षण छीनकर एक मजहब विशेष के लोगों को देना चाहते हैं। बंगाल में जो प्रयास किया गया, कर्नाटक में जो प्रयास किया गया कि पिछड़ी जातियों में मजहब विशेष के लोगों को शामिल कर पिछड़ों के अधिकार को छीना गया। और मुझे कृपा करके बताइए ना श्वेता जी, ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण, ये कांग्रेस ने छीना कि भाजपा ने छीना? जामिया मिलिया में पिछड़ों का और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, ये कांग्रेस ने छीना कि भाजपा ने छीना? भाजपा ने कहीं आरक्षण कहीं पर भी लिया हो वापस? एक उदाहरण बता दें। आरक्षण विरोध में मैंने पंडित नेहरू का बयान उद्धृत किया, इंदिरा जी की जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना उद्धृत किया, राजीव गांधी का बयान संसद का उद्धृत है, राहुल गांधी का बयान उद्धृत है, और इनका जो क्रियाकलाप जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है सबके सामने है। इसके बाद आप आरक्षण का विरोध जो है उसका ठीकरा अगर कुछ देर के लिए रोक रही हूँ आपको प्रेम शुक्ला जी। सापरा जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपको जवाब देना है इस बात का। लेकिन इस समय झारखंड चुनाव में जो स्टार प्रचारक होंगे, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और इसमें मुख्य तौर पर जितने भी नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे 40 नाम इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह झारखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं झारखंड के लिए। यानी कि कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इसमें शामिल न हो। बहरहाल चुनाव के समय चरण सिंह सापरा जी, मैं आपके पास आती हूं, उससे पहले जरा मैं किशोर तिवारी, मैं सबका एक एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं, उसके बाद आखिर में आप अपनी बात रख सकते हैं जो बातें आपको जवाब देनी है प्रेम शुक्ला जी की। किशोर तिवारी जी, थोड़ी चिंता हो रही है कि सामने कहीं आदित्य ठाकरे के खड़ा कर दिया जाएगा मिलिंद देवड़ा को? एक भी सीट पे कोई घबराहट नहीं। और श्वेता सिंह जी, मैं आज पहली बार जीवन में आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। दूसरी बार कर रहे हैं? दूसरी बार? अरे बाप देखिए, भूल गए आप। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि अब चरण सिंह छापरा हो या महेश हो, अब सब हम महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका चैनल दुनिया में और महाराष्ट्र में बहुत प्यार से देखते हैं और आपने ये शाम के समय पे बहुत पॉपुलैरिटी ले ली है। तो मैं एक बात बताता हूं श्वेता सिंह, 29 तारीख तक उम्मीदवार इधर उधर होते रहेंगे और 4 नवंबर तक ये चलता रहेगा। तुम इसके लिए फिक्र मत करो कि इसमें फूट पड़ गई, उसमें फूट पड़ गई। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जो हाल हो गए
कि ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के बीजेपी उनको उम्मीदवारों की लिस्ट दे रही है। बीजेपी ने इतना कहा था, आप गद्दार जितने लाए थे आपने, उनके नाम डिक्लेयर कर दो, उनके डिक्लेयर हो गए। अब इसके बाद जो भी उम्मीदवार आएगा वो बीजेपी देंगी। और वो बेचारे कल दिन भर बैठे थे, शाम को दटा दुटा के भेज दिया। लेकिन एक बात बोलता हूं, महाराष्ट्र में मराठी मानुष बचाने के लिए बहुत ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ने को जा रहे हैं। यहाँ पर जो गामा वायरस है वो हमारी सारी भूमि, सारे उद्योग, सारी जमीन, सारी संपत्ति हड़वाने को जगह। गामा यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, ये मैं बता रहा हूं। और ये तो अफजल शाह के साथ आए हैं हमारे साथ। लेकिन महाराष्ट्र के जो जितने भी ये गिरमिटिया मजदूर को हो या गुलाम को हो, इन सबको भी सबक सिखाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस अगर सुन के आते हैं तो मैं बताता हूं फिर बीजेपी आ गई। बहुत सशक्त सुनामी आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई, जिस तरीके से भ्रष्ट राजनीति को महाराष्ट्र में लाया गया, इसका तो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी तो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये उनको मालूम नहीं। अरे इनकमिंग चल रही है, उद्धव जी के यहाँ हजारों लोग हैं, शरद पवार जी के हजारों लोग हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सत्ता आ रही है ना। और मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से आपने आज एक मुद्दा रखा आपने कि आरक्षण, मुझे बताइए, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था जब समाज के 98% वंचित लोग समाज के 2% अडानी अंबानी के साथ आ जाएंगे तब आरक्षण नहीं रहेगा। अब राहुल गांधी ने कहा कि सब समानता हो जाएगी और दरार नहीं रहेंगी, रिसोर्सेज पर भी, अपॉर्चुनिटीज में भी हमारे गरीबों का अधिकार आएगा, तब हटा देंगे। क्या गलत बोला? कुछ तो भी आरक्षण विरोधी है। 75 साल हो गए, उतनी ही गरीबी, उतनी ही लाचारी। दुनिया में कितने देश, प्रेम शुक्ला जी, कितने देश कहाँ महाअघाड़ी में सब चले सहमत है इस बयान से, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ श्वेता जी। हाँ। कि बाबा साहब ने तो पॉलिटिकल आरक्षण 10 ही साल दिया था और ये 75 साल के बाद भी पॉलिटिकल आरक्षण चल ही रहा है। क्योंकि आपने जनजाति और अनुसूचित जाति और ओबीसी को कभी अपॉर्चुनिटी दी नहीं ना, अपॉर्चुनिटी दी। अभी सारी सत्ता बनिया लोगों के पास है, ब्राह्मण लोगों के पास है। और आप देखिए कि हमारे जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, वो वहीं पड़े। तो ये मुझे लगता है कि और 100 साल आरक्षण चलेगा। हाँ, इसी प्रकार की भ्रष्ट व्यवस्था रही तो चलिए अब हमें जीने का अधिकार चाहिए। ठीक है, एक बड़ी खबर देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल बैठकों का दौर अलग अलग चल रहा है और ये निर्णय बहुत ही, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, अब दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई है। इसमें राहुल गांधी मौजूद हैं। अलग अलग उपचुनाव, 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव, बहुत सारे निर्णय, उसमें कांग्रेस सीईसी में महाराष्ट्र की बची हुई सीटों पर फैसला होना है। और ये बची हुई सीटें बड़ा पेचीदा विषय इस समय बनी हुई हैं। और ये बैठक के भीतर की तस्वीरें हैं, जो कांग्रेस सीईसी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद हैं और ये बची हुई सीटों पर आज निर्णय हो जाना है। गुलाबचंद दुबे जी, किशोर जी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो अपने उम्मीदवारों को बदलना भी पड़ेगा और सारे निर्णय जो हैं वो बीजेपी की ही तरफ से किए जाएंगे, आप लोगों को निर्णय का अधिकार ही नहीं रहेगा। और इसके साथ ही आरक्षण पर भी जो उन्होंने टिप्पणी दी है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहती हूँ। जी श्वेता जी नमस्कार। पहली बार आपके सामने साक्षात्कार होने का डिबेट करने का मौका मिला है और मैं आता हूं किशोर भाई के बातों पे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ये बात कर रहे हैं,
इन्हें क्या पता कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संबंधित इनके संबंध क्या थे। विगत 26-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का यह संबंध वर्तमान का नहीं। श्वेता जी, सच तो पूछिए, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, अटल जी और प्रमोद महाजन जी के बीच में संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से यह संबंध स्थापित किया गया था। इन महान पुरुषों को मात्र एक सोच था कि महाराष्ट्र में यह हिंदुत्व की व्यवहार इनके माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से बनेगा और हम देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी जाकर के इस अलग को जगाए रखेगी। ये सोच थी महान पुरुषों का। किसी को क्या पता, अभी जुम्मा इनको 8 दिन हो गए आकर के शिवसेना में ये राग अलाप रहे हैं। ये इनकी एक ये स्क्रिप्ट बनती है, उसी के ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर बांचते हैं और इस देश के इस बड़े चैनलों के ऊपर एक मखौल का एक माहौल तैयार करते हैं। श्वेता जी, सच तो यह है, इनके पास खोखा और गद्दार करने के लिए कुछ नहीं है। सच तो यह है कि इनके द्वारा किया हुआ शब्द इन्हीं के ऊपर लागू होता है। धन्य महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में माननीय बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को कभी छोड़ा नहीं और सांप्रदायिकता को कभी नकारा नहीं। अगर ऐसा होता तो 1995 में हमारी सरकार पहली बार बनती है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के समन्वय और सामंजस्य। पहला मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो पहला कोई व्यक्ति शपथ विधि ग्रहण किया था, उस व्यक्ति का नाम था साबिर भाई शेख। ये हमारा हिंदुत्व था। हम इस देश से प्रेम करने वाले और इस हिंदुत्व को अलग जगाने वाले माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का अगर हम मापदंड मानते हैं तो हिमालय से मान सकते हैं। इसलिए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे कहा गया। ऐसे जैसे लोग क्या जानेंगे माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को, जिन्होंने जिंदगी भर यह बात कहा कि जिस दिन मुझे इन कांग्रेस से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि राजनीति का सभी उनकी उस बात का जवाब दे दीजिए ना कि आप लोग सीट का फैसला भी खुद से नहीं ले रहे हैं, बीजेपी डिक्टेट करेगी आपको। बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, बड़े आराम से और बड़े स्नेह प्रेम से हम लोगों का सीट शेयरिंग हो चुका है। श्वेता जी, बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पे राष्ट्र और महाराष्ट्र देखेगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अजीत दादा के बीच में जिस ढंग से सीट शेयरिंग हुआ है, सच तो घमासान इनके यहाँ मचा हुआ है, हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है किशोर जी, मैं आखिर में किशोर जी एक एक करके पहले सब लोग टिप्पणी अपनी दे दे, फिर मैं वापस लौट कर आती हूँ आपके पास। नहीं तो जो भी आप आरोप लगाएंगे ना वो अब वापस वो भी जवाब देंगे। अभी साबरा जी भी इंतजार कर रहे हैं। महेश चौहान जी ये बताइए कि क्या आप लोगों के बीच जो सीट बंटवारे की बात और जो अभी दुबे जी भी जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के बीच कुछ नहीं अभी तक तय हुआ है, बस एक फॉर्मूला कहने के लिए हो गया 85-85-85, क्या सही है ये? और आरक्षण, चूंकि मराठा आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, इस पर महाविकास आघाड़ी को अपना रुख खुलकर स्पष्ट करना होगा, आपको लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे जिस तरह की बातों को उठाया जा रहा है? श्वेता जी, देखिए, पहले तो आरक्षण की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले तो सीट बंटवारे की जो बात चल रही है, मुझे नहीं लगता गुलाब चंद जी जो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स होती है, जो बैठकें होती है, उसमें वो रहते हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें क्या हो रहा है अंदर उसके बारे में कुछ पता है। आज टीवी चैनल पर बैठ के अगर उनको कुछ बोलना है तो वो थोड़ा सा सोच के बताए, थोड़ा सा स्टडी करके बोले। हम जैसे कि हमने कहा कि अब तक 85-85-85 का फॉर्मूला आया है और जो बाकी की 15 सीटें बची है, उस 15 सीटों में थोड़ी सी चर्चा हो रही है, बिल्कुल होगी। देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि बीजेपी की सरकार जो राज्य को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है, उन्हें सत्ता से बाहर रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए एक एक सीट हमारे महाविकास आघाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक गलत फैसला भी हमें भारी पड़ सकता है और हमें जीतने की तरफ जो फैसला लेना चाहिए वो फैसले ही होंगे। 85-85-85 होने के बाद अभी सिर्फ 15 सीटें बाकी है। देखिए, उसमें प्राथमिकता इसको दे दी जा रही है कि जीतने की क्षमता जिसकी है उसे सीट मिलनी चाहिए। किसको कितनी सीटें मिलती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे हिसाब से कौन कितनी सीटें जीत के ला सकता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई सीटें ऐसी हो सकती है थोड़ी बहुत कि वहां पर एक से ज्यादा पार्टियों को ऐसे लगता होगा कि हम भी जीत सकते हैं, दूसरे पार्टी को लगता होगा वो भी जीत सकते हैं, तो उसमें वो मांग सकते हैं कि बाबा ये ऐसी चर्चाएं हो रही है। और इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता है तीनों पार्टियों के, वो साथ में मिलकर निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल मैं गुलाब चंद जी को यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि हमारे महाविकास आघाड़ी में
85 85 85 ये तो फॉर्मूला तय हो गया है, और बाकी की 15 सीटों का बंटवारा भी होगा। लेकिन महायुति में 155, 78 और 54 ये फॉर्मूला तय हो रहा है। तो गुलाब चंद जी को पूछिए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 85 85 85, ये आप एक्सेप्ट करोगे, या 155, 78 और 54 ये एक्सेप्ट करोगे? 54 तो गुलाब चंद जी की पार्टी को नहीं, इनके राष्ट्रवादी पार्टी को मिलने वाली है। इनको भी देखिए, लोकसभा में इनका जो स्ट्राइक रेट था गुलाब चंद जी के पार्टी का, उसके हिसाब से आज इनको क्या मिल रहा है? शिवसेना, अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे की हम बात करें तो उन्हें 85 तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, और ऊपर 15 में से 2 4 5 मिलेगी तो उनका 90 तक तो जाएगा ही जाएगा आंकड़ा, और इनको 78 मिल रहे हैं। तो ये भी तो इनको देखना होगा। ये सारी चीजें बंटवारे की, देखिए सीट बंटवारे की जो चर्चाएं चल रही है महायुति में भी, अभी तक इधर कुछ फाइनल हुआ है, उन्होंने भी पूरे नंबर्स अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। और आरक्षण की जो बात है श्वेता जी, देखिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, वो मराठा समुदाय आज आरक्षण कर रहा है सरकार के खिलाफ। ओबीसी समुदाय सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आई एम सॉरी, आरक्षण नहीं, आंदोलन कर रहा है। मराठा समाज आरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ओबीसी समाज आंदोलन कर रहा है, धनगढ़ आंदोलन कर रहा है, आदिवासी आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर ये आरक्षण के विरोध में नहीं है, इन्होंने अगर मराठाओं को 10% आरक्षण दिया है, फिर भी मराठा आरक्षण क्यों कर रहा है? क्योंकि मराठाओं को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि ये 10% आरक्षण उन्हें जो दिया गया है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। इसलिए हमारा रुख ये है कि ये जो अभी चल रहा है उसकी वजह 50% की सीमा जो आरक्षण की है वो है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये बहुत डबल इंजन की बातें करते हैं, डबल इंजन की सरकार है ना, महाराष्ट्र भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। ये क्यों नहीं एक प्रस्ताव लेकर देश में केंद्र में जाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक रिक्वेस्ट करते कि 50% के ऊपर बढ़ा दिया जाए? हो जाने दीजिए ना संसद में चर्चा, ठीक है, हम सब है ना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, साथ ही हम ये भी बता दें कि 85-85 के फॉर्मूले के साथ अब समाजवादी पार्टी भी 4 सीटें चाहती है। ऐसी खबर आ रही है कि अबू आजमी शरद पवार से मिले हैं, और अभी देखना होगा कि जो बची हुई सीटें हैं इस फॉर्मूले के बाद उसमें क्या समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा आ सकता है। आशुतोष जी चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। जो मौजूदा यहाँ की परिस्थिति है महाराष्ट्र की, शायद किसी के लिए भी इस समय एक आकलन कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है, और इन विधानसभा चुनावों के नतीजे से बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं जो पिछले कुछ समय की राजनीति चल रही है उस राज्य में। देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो मैं इस बात का जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं कि कम से कम हर चुनाव आते ही आरक्षण के ऊपर चर्चा होती। आरक्षण के ऊपर चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो हमेशा इस समाज में होते रहना चाहिए, क्योंकि ये इस समाज के कम से कम 75 से 80% लोगों का मुद्दा है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब भी इस पे चर्चा होती है तो इसमें हम सारे सवर्ण जाति के लोग बैठकर ही उसके बारे में चर्चा करते हैं, जबकि असल में आरक्षण की जरूरत क्यों है, आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, आरक्षण के पीछे के मूल कारण क्या है, वो अगर हम ओबीसी समाज से समझने की कोशिश करें, दलित समाज से समझने की कोशिश करें, आदिवासी समाज समझने की कोशिश करें, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को सामने रख पाएंगे। मुझे लगता है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर नस की तरीके से है, और वो इसलिए है क्योंकि जब एक तरफ से यह आवाज लगातार उठ रही है कि 50% से ज्यादा, 50% की जो सीमा है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, अब इसको बढ़ाने की जरूरत है, तो ये कौन तय करेगा? ये राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय नहीं कर सकती। इनको तय करने के लिए केंद्र सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा, और मुझे लगता है केंद्र सरकार को देर सवेर ये फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जब 10% आरक्षण दिया गया अति जो गरीब लोगों को, तो उसके बाद वो 50% की सीलिंग अपने आप खत्म हो गई। लेकिन आज भी न जाने क्यों 50% की सीलिंग जब ओबीसी आरक्षण की बात होती है, दलितों का आरक्षण की बात होती है, तो एक बड़ी सीमा बनकर टिक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र के इस चुनाव में बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मराठा समाज बार बार कहता है कि उनको कुणबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि कुणबी का सर्टिफिकेट मिलते उनको आरक्षण मिलेगा, या जिस तरीके से धनगढ़ समाज कहता है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उस धनगढ़ का दर्जा मिलना चाहिए,
या ओबीसी समाज जिस तरीके से आंदोलनरत है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण मिलेगा तो ओबीसी समाज का हिस्सा उसमें से निकलेगा। वो बार बार कहते हैं कि आप मराठा समाज को आरक्षण दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मेरे हिस्से का आरक्षण मत दीजिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन जाएगा और बन रहा है कि 50% की लिमिट को खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार करे, चाहे कोई दूसरी सरकार करे, आज करे, 2 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, लेकिन उस सीमा को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जहां तक 6 राजनीतिक पार्टियों की बात है, तो 6 राजनीतिक पार्टियों के अंदर दरअसल ये चुनाव ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो वो अपनी जगह पर स्थिर है, उनमें कोई टूट फूट नहीं हुई, ना उनमें असली नकली का कोई प्रश्न है। लेकिन असली नकली का प्रश्न जो है वो शिवसेना और एनसीपी के बीच में है, क्योंकि आज की तारीख में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी है। इस लिहाज से ये चुनाव शिंदे ग्रुप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे के लिए भी महत्वपूर्ण है, अजीत पवार के लिए भी महत्वपूर्ण है, शरद पवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हम अभी आंकड़े दिखा रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण है, इस चर्चा में भी हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो वोट पैटर्न रहा है उसमें किस वर्ग के कितने वोट किस गठबंधन को मिले हैं, उसके बीच अगर चाहे मराठा वोटों को हम देख लें, जो एमवीए को 39% और महायुति को 46%, ओबीसी वोट एमवीए को 39% और महायुति को 50%, दलित वोट 46% एमवीए को और महायुति को 35%, आदिवासी वोट 55% एमवीए को और महायुति को 35%। और सीधे तौर पर अगर देख लें तो आरक्षण का मुद्दा सापरा जी दलित आदिवासी की ओर खिसका भी, देखिए किस तरीके से एमवीए को अधिक वोट उस वर्ग से मिले हैं। और ऐसे में आप जो वो जवाब देना चाह रहे थे प्रेम शुक्ला जी की बातों का, उसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि इसीलिए आरक्षण एक मुद्दा बड़ा हो ही जाता है विमर्श में चुनाव के समय। बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा कि वो एकमात्र मुद्दा नहीं होगा। अब जिस तरह से आशुतोष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो श्री राहुल गांधी जी ने मांग करी है कि हमें एक न एक दिन 50% के आगे जाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारी बात क्यों नहीं मान लेती? भाई ये तो जनता के इंटरेस्ट में हम लोग बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये आरक्षण विरोधी है। अब मैं और उदाहरण देता हूं आपको। 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी ने खुलेआम कहा था कि रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, उसके ऊपर फिर विचार होना चाहिए। 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने इस बात को फिर दोहराया था। 2018 में सीपी ठाकुर साहब ने खुलेआम, वो उस समय सांसद थे, खुलेआम उन्होंने आरक्षण विरोधी बात कही थी। उसी तरह से जयराम ठाकुर ने 2021 के अंदर, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरक्षण विरोधी बात कही है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता जो है वो आरक्षण विरोधी बोलता रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात याद दिलाना चाहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो मंडल वर्सेस करमंडल यात्रा निकाली थी, तो वो क्या थी? क्या जनता भूल जाएगी इसको? अगर कांग्रेस पार्टी आज जातिगत जनगणना मांग रही है तो क्या हम गलत मांग रहे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को मान लेती? फिर ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर बीजेपी की सत्ता ने क्यों इन्होंने एसटी एसटी का आरक्षण जो है उसमें से हटा दिया? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने दे सकता हूं। अभी और बजटरी प्रोविजन भी बताता हूं। बजट इन्होंने एसटी एसटी आदिवासी एजुकेशन की स्कॉलरशिप के लिए ये करंट ईयर का बजट जो है इन्होंने कम करा है। बजट जो इन्होंने नेशनल सफाई कामगार फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसका बजट होता था 10 करोड़ से ज्यादा, वो मात्र 10 लाख रुपया है। आप जाके गूगल पर अभी देख लिया करिए। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, ये जो सत्ता है ना, ये सत्ता जो है आरक्षण विरोधी है। इसलिए हम कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। जी देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब आया नहीं। जवाहरलाल नेहरू का मैंने आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट बताया, तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे? मंडल आयोग की मैंने बातें बताई, वो इंदिरा जी, राजीव जी कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे? और बातें छोड़ दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई अनुसूचित जनजाति, वो आशुतोष जी कह रहे थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके आरक्षण का प्रतिशत भी जो है बड़ा, भाई वो स्थिर है, लंबे समय से स्थिर है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता किसी ने महसूस की हो मुझे नहीं पता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 50% से अधिक आरक्षण होना चाहिए। 60 वर्षों तक आपका शासन था, आपने क्यों सीलिंग नहीं बढ़ा दी? इंदिरा साहनी का जजमेंट कब आया था? 90s में आया था। उसके बाद आप 10 साल शासन में लगातार थे और उसके पहले भी 2 साल शासन में थे।
तो 12 वर्षों के शासनकाल में ये क्यों नहीं बढ़ाया गया, इसका कारण बताइए। ये बीच में देखिए, बीच में बोलना ठीक नहीं है। ये कोई नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है मेरी आवाज वापस आ रही है, कृपा करके जरा आवाज ठीक करें। नहीं, मेरी आवाज वापस आ रही है, वापस आपकी आवाज इको हो रही है, जरा इको बंद कराइएगा। इको आ रही, मेरी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है। तो कृपा करके मुझे बताइए आप कि मराठा आरक्षण लगातार महाराष्ट्र में 1960 से लेकर 2014 तक के शासनकाल में 4-4.5 वर्ष छोड़ दे तो कांग्रेस शासन में थी, क्यों मराठा को आरक्षण नहीं दिया? ठीक है, छोटे में जवाब दे दीजिए सापरा जी, छोटे में, क्योंकि ये सवाल उन्होंने आपके सामने रखा था। हाँ, तो ये सारे अपराध तो आप ही के हैं। ठीक है सापरा जी, जल्दी से, फिर किशोर जी के पास। देखिए, मेरी एक भी बात का ये जवाब नहीं दे रहे। नहीं, तो आपने भी नहीं दिया, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो कितने उदाहरण दे दिए ना। मोहन भागवत जी का उदाहरण दे दिया, वैद्य जी का उदाहरण दे दिया, पीसी ठाकुर का उदाहरण दे दिया, जयराम ठाकुर का उदाहरण दे दिया। मैंने तो यहाँ तक, अरे तो ये सारे तुम्हारे नेता नहीं है क्या? आरएसएस के सरसंचालक आपके नेता नहीं है क्या? बोल दीजिए। चलिए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कृपा करके आपका प्रयोग करें, अच्छा नहीं लगता है। मैं ये कह रहा हूँ जी, अलग अलग उम्र वर्ग के लोग देखते हैं। मोहन भागवत जी सर संचालक जो है आपके, वो आपके नेता नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं इतना ही कह रहा हूँ। भाजपा के नेता नहीं हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू आपके नेता नहीं है, राहुल गांधी आपके नेता नहीं है। चलिए किशोर तिवारी जी, 15 उदाहरण दिए। ठीक है किशोर तिवारी जी, आप जवाब भी देना चाह रहे थे अपनी क्या मैं कहूं कि पार्टी के दूसरे धड़े के नेता का, पुराने एक ही विचारधारा का, लेकिन ये बताइए कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो विनेबिलिटी, यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि हमने यूपी में बाई इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वहां पर जीतना ज्यादा जरूरी है, तो महाराष्ट्र में क्या ये आंकड़ा बराबर बटे वो ज्यादा जरूरी हो गया था आप लोगों के बीच, या फिर जीत ही सबसे अहम है, या फिर बराबरी से सीट बंटने से ही जीत आएगी? देखो श्वेता जी, मैंने बता दिया तुमको कि इतना फ्लूइड एटमॉस्फेयर है कि कांग्रेस बीजेपी ने 99 सीटें डिक्लेयर की और अभी 22 सीटों पर वो उम्मीदवार बदल रहे हैं। तो ये बहुत डायनामिक हो चुका है कि जैसे उम्मीदवार देंगे वैसे वैसे हमारे यहाँ भी इनकमिंग बहुत बढ़ा हुआ है, तो विनिबिलिटी देखकर ही काम करेंगे हम। और मैं अभी बता रहा हूं कि चरण सिंह सापरा रहो या महेश रहो, हम लोग अब महाविकास आघाड़ी के मूड में आ गए हैं। तो आप कितना भी हमको पूछेंगे तो हम एक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाले। और मैं बोलता हूं प्रेम शुक्ला जी, ये तुम्हारी आदत थी कि निगल जाते थे, छोटी पार्टी को निगल जाते थे, तो अपने आप में सीखा क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं है कितना एकनाथ शिंदे, कितने उम्मीदवार एकनाथ शिंदे को दिए। देखिए श्वेता जी, इनका एक विधायक अपना एकनाथ शिंदे के उम्मीद एक कारपोरेटर को गोली मार देता है, अब उसकी औरत को ये टिकट देते हैं। अब ये ईशान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। ईशान सिद्दीकी कहाँ नए से आए, वो तो बाबा सिद्दीकी पहले ही अजीत पवार के नेता हो गए थे। अब शायना एनसी को दे रही है, किस को नहीं दिया इन्होंने? और कैसे कह रहे हैं अगर हम टिकट नहीं दे रहे तो तुम्हारे पार्टी से रिजाइन करके अलग से खड़े हो जाओ। यानी क्या चल रहा है? देखिए 106 सीटों पे मामला फंसा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि ये दिवाली के पहले अच्छा अभी आप लोगों ने कहा कि कौन सा आप हमारी बैठक में रहते थे, अब आप उनकी बैठक में थे जो आपको पता है कि किस किस सीट पर फंसा है मामला। लेकिन एक बड़ी खबर हम दिखा देते हैं इस समय। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी 5 सीटें मांग रही है। अभी अबू आजमी के शरद पवार से मिलने की खबरें सामने आई थी। समाजवादी पार्टी की 5 सीटों की मांग है। हम आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अबू आसिम इस वक्त हमारे साथ हैं। रस्सी खेच हम महाविकास आघाड़ी में देख रहे हैं। आप शरद पवार साहब से मिलने आए थे, आपकी डिमांड है 25 सीटों की, अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है। मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये सीट पवार साहब की है।
अगर वो देना चाहे मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास आघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। बिल्कुल, तो बात हो पाई, मीटिंग हो पाई पवार साहब? नहीं, पवार साहब ने बोला कि अभी कांग्रेस के हाथ में वो सीटें, कुछ कांग्रेस और कुछ शिवसेना के हाथ में है, जो ये लोग पहले बांट लिए हैं, बाद में हमको देंगे सीट। ऐसा ये कोई तरीका ही नहीं है, बात करना चाहिए कायदे से पहले। तो अभी बोले एक दिन रुक जाओ, कल दोपहर तक नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो मैं 25 सीटें लड़ाऊंगा। मैं कोई इनको किसी को डरा नहीं रहा हूँ, किसी को होल नहीं दे रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी हूँ और मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे पूरी की पूरी लड़ाने का हक है। मुझे जो है भरोसा नहीं है, ये लोग कई बार धोखा मुझे दे चुके हैं। अब की बार मैं पहले से अलर्ट हूँ। अखिलेश जी ने अबू आजमी बिना लाग लपेट के कह रहे हैं कि अगर 5 मिली तो सही, नहीं तो 25 पर वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के सामने लड़ेंगे।